So hello and welcome everyone. Good evening. So let us start today's session of foundation batch. So as every one of you know that foundation batch is going to be shifted on a new channel. So very soon this foundation batch is going to be shifted on a new channel. So from Monday onwards, all the sessions of the physics and all the sessions of the maths is going to be started on the new channel. तो उसका लिंक अभी कमेंट सेक्शन में हम लोग शेयर कर लेते हैं. कमेंट सेक्शन में उसका लिंक आ जाएगा. यू कैन गो subscribe that channel, like that channel. Okay, so in the last classes we were discussing about the inequalities. दो classes already हो चुकी है. अगर किसी की ये पहली class है तो पहला काम आपको ये करना है that you have to subscribe the channel, like the video, share the link, and more people can join there so that their foundation can become strong. So we are also giving you the free classes on YouTube so that every engineer can feel that their basic is strong and ultimately he can achieve his or her dreams. Correct? चलिए. Okay. So as I can see, okay. So जितने भी लोग फर्स्ट टाइमर हैं चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो. Those who are coming on the first time, they have to subscribe the channel, they have to like the video, and those who are already existing students, they can share this video so that more and more people can join. चलो सबसे पहले अच्छा आज एक अनाउंसमेंट भी हुआ है जिसमें गेट का कुछ पोर्शंस का सिलेबस चेंज हुआ. तो कितने लोगों को उसकी जानकारी है? एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताना. कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे बताइए कितने लोगों को ये पता चला कि गेट का जो सिलेबस आया उसमें थोड़े स्लाइट मॉडिफिकेशन हुए. ऐसा नहीं है कि पूरा सिलेबस ही चेंज हो गया जैसा आप लोग समझ रहे हो कि बहुत कुछ मेजर चेंज आ गया. बहुत छोटे चेंजेस हुए हैं, स्मॉल चेंजेस. सो हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? सो लेट मी चेक इन द कमेंट सेक्शन. ओके, यस, ओके. या अंकित सर ने भी उस पर भी एक वीडियो किया था थोड़ी देर पहले, है ना. तो आपको ये देख के पता चल रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मेजर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है ना. तो बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. देयर आर सम स्मॉल चेंजेस. थोड़ी बहुत चीज़ें बढ़ा दी गई हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें हटा दी गई हैं. सो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैम्पर योर प्रिपरेशन इन एनी लार्ज वे. मे बी सम ऑफ द थिंग्स यू हैव टू रीऑर्गेनाइज, दैट्स इट. ओके, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि पूरा नए सिरे से तैयारी करना है या कुछ करना है. बट हाँ, जिन लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, दोज हु हैव नॉट स्टार्टेड द प्रिपरेशन येट, दे हैव द गोल्डन अपॉर्चुनिटी राइट नाउ. बिकॉज देखो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि जब आपके चेंजेस आते हैं सिलेबस में, जब अनसर्टेनिटी होती है किसी भी एग्जाम में, देन एट दैट पर्टिकुलर टाइम एवरीवन हैज़ द फेयर चांस ऑफ कॉम्पीटिंग. अगर यही पैटर्न सबको पता है कि क्या होने वाला है, कैसा एग्जाम आने वाला, कैसा क्वेश्चन आने वाला, then maybe who are experienced, they had the little advantage, or the people who are having lesser experience. मतलब जो लोग पहली बार दे रहे हैं और जो लोग ऑलरेडी एक बार गेट दे चुके हैं, तो उनके बीच में थोड़ा सा कॉम्पिटिटिवनेस फेयर नहीं रह जाता बिकॉज दे हैव फेयर आइडिया. बट जब भी अनसर्टिनिटी आती है, व्हेन देयर इज अनसर्टिनिटी इन एनी एग्जामिनेशन, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज ऑलवेज अ फेयर चांस ऑफ कॉम्पिटिशन. जैसे कि आपने सिविल सर्विसेज में भी देखा होगा कि जिस साल सीसैट आया था सिविल सर्विस में, उस बार फ्रेशर्स ने सबसे ज़्यादा क्वालिफाई किया था और फ्रेशर्स ने सबसे ज़्यादा प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई किया था उस साल. तो यही मैं आप लोगों से बताना चाह रहा हूँ. इफ़ यू आर स्टिल इन द थर्ड ईयर, स्टिल इन द फाइनल ईयर, आपको अभी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हो यार कौन सा पाथ चूज करें, कौन सा पाथ नहीं चूज करें, देन वी आर हैविंग हियर अ कंप्लीट मेंटोरशिप फॉर यू. आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कहीं पे भी मैसेज कर सकते हो. यू कैन सर्च माई नेम ऑन फेसबुक, यू कैन मैसेज मी इधर ऑन फेसबुक, यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम. I have also given you my numbers, that on this number also if you need any information you can always message me on this information. Okay, so on this number you can always message me. Because I always believe that if you are a fresher, okay, then you have the best chance of selecting yourself in the examination. So don't put so much of pressure on yourself. Try to have an average preparation. At least give your heart and soul for the upcoming 5 months. Even if you get rank under 500, that is also an achievement. Getting a rank under 500 in the GATE examination is also a big achievement. So that achievement can also be obtained by a average amount of work done on the daily basis over a longer period of time. Okay, so this is the information which I wanted to give. Correct? Okay, yes. And for electronic students especially, and for everyone also, we have a session at 10:15. So we will discuss some very important things. वो एक informal सा session रहेगा, उसमें मैं आपको एक motivational story भी सुनाऊंगा और वहाँ पे कुछ important discussions करेंगे, and some important major announcements we are also going to do at 10:15 session. Okay, fine. Now let us move on to this session, and I think we should start today's session. Okay,
Yes. So how many of you in the comment section had solved the homework questions that I gave you yesterday? Yes आयुष्मान, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स आपके ECE के गेट के सिलेबस से हटा दिया गया. सो दैट इज अ very good news for the ECE students, because otherwise the EMFT syllabus becomes very bulky. Okay, but this means that you are going to get some quality questions from antenna, from electromagnetic wave, from transmission line, and from waveguide. Now the questions will not be that much of simpler. Obviously you will have some quality questions from these particular topics. Okay, so you have to study these topics in lot of detail so that you can answer all the questions. Okay, फाइन. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वेरी क्विकली यार, कितने लोगों ने जो होमवर्क क्वेश्चंस मैंने दिए थे वो सॉल्व किए. सो ये थे क्वेश्चंस यार. एक क्वेश्चन ये दिया था मैंने, अगर आपको याद हो, एक क्वेश्चन और दिया था मैंने. सो आई हैव गिवन यू 2 क्वेश्चंस फॉर द होमवर्क, एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व दैट क्वेश्चन, सो आई कैन वॉच योर कमेंट्स. ओके, चलो चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं, फाउंडेशन मैथ्स पे आ जाते हैं. ये डिस्कशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटोस्टैटिक्स वाला वी विल डू एट 10:15 सेशन. ओके, सो इमीडिएटली आफ्टर दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस. दैट सेशन इज कंप्लीटली इनफॉर्मल. वी विल बी लाइव, we will have a lot of discussions in that. We will chat, we will discuss. So that session is going to be very much of fun. So before that, let us try to very quickly finish this session so that we can understand a lot of good things by this session also. So कितने लोगों ने ये कर लिया था? Okay, I hope everyone has at least attempted this question. So very quickly let me give you the solution of this question. So in this question if you look carefully, it is asking for the solution of the x. If it is asking for the solution of the x, again you will do what? Again you will go for the number line. Yes or no? So again you will go for the number line. This is the number line. What are the critical points which you can observe here? In the numerator it is 0, -1 and 2. So I will put these points there. It is 0, -1 and 2, and this is your x. So I think everyone can understand why did I put this dark or the filled circle here, because the sign was what? Greater than or equal to 0. यहाँ से क्या क्या आपको मिल जाएगा? -4, -7 and 5. So obviously यहाँ पे ओपन रखना पड़ेगा because it is part of the denominator. So यहाँ पे I will put -4 and I will put -7. So I think यहाँ तक तो सबने शायद कर लिया होगा. Hopefully everyone has done till now. अब इसके immediately बाद आपको क्या करना है? Obviously you will make jumps on each of these critical points which is present here. So on each of these critical points you have to make jump. Now what about the sign? So obviously you will observe what is the sign which is present outside this. So outside this there is a sign of positive. So you will start from the positive. What is the power of the factor which is having 5? Odd power. So you will put negative sign here. What is the power of 2? So power of 2 is even. You will again put the negative sign. जब भी आपका power even होता है, in all that cases you do not change the sign. Exactly at 0, there is also at x square you have same power which is even. Again you will put minus sign. Then what about -1? -1 is also having power 10. Again you will not change the sign. For 4 the sign is 7 which is odd. You will again change the sign, so it becomes plus. और -7 के पहले अगर आप आ जाएंगे then it will again change the sign, क्योंकि यहाँ पे -7 की पावर भी कैसे दिख रही? odd. अगर आप ध्यानपूर्वक नोटिस करेंगे, so you can observe all the signs of the numerator is even power 2, 10, 4, and all the orders of the denominator is odd which is 7, 5, 3. तो देखो जब भी ऐसा होता है तो आपको हमेशा ये समझ जाना चाहिए कि ऑड पावर्स पे मुझे अपना साइन चेंज करना चाहिए एंड इवन पावर्स पे हमें साइन चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. चलो यहाँ से आंसर लिखने की कोशिश करते हैं. ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में ऑब्वियसली सबको समझ आ रहा है कि ये -7 से -4 वाला पॉइंट हमको ले लेना चाहिए. एंड सिंस इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड ओपन सर्कल्स, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं? ओपन वाला ब्रैकेट लगा सकते हैं. यूनियन की अगर बात करी जाए तो हम लोग यहाँ फिर से स्टार्ट करेंगे 5 to infinity. इतना लिखना ठीक है या फिर कुछ और लिखना पड़ेगा? तो यहाँ तक तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है. -infinity से -7 to -4 it is positive, and from 5 to infinity it is positive. But I have already told you that if the sign is greater than or equal to 0, so the filled circles which is present on this x-axis that has to be the part of the answer. तो यहाँ पे ये -1, 0, 2 को भी डिस्क्रीटली आपको पुट करना पड़ेगा. सो यू हैव टू पुट दिस -1, 0, 2 discretely. So if you can contain all these 3 points, then it gives you the proper range of x for which this ratio is going to be greater than or equal to 0. So which is the correct option? I think A is the correct option. कितने लोगों ने ये ट्राई कर लिया था? Okay.
So I think everyone has tried this question and everyone can solve this question, which is very easy. Next question, this was also the part of the homework. How many of you have solved this question? कितने लोगों ने ये question solve कर लिया था? If you have solved this question, you have to tell me the answer. See, what is the point behind giving these questions so that you can practice at least at your home. Once you revise all these concepts, you should have some questions which you can practice at your end. So for that, I give you some 1 or 2 examples which you can always practice at your end. That will give you a proper understanding that what should be the approach of a given particular concept. Okay, fine. Yes. So what is the answer of this question? So let us see if anyone has solved this question. So waiting for your answers. If you have solved, you can let me know the answer that which of these options are correct, A, B, C, D, and नहीं बना. Okay. So Rupesh is saying that this question has not been solved. कोई बात नहीं. कोई ऐसा है जिसने ये question कर लिया था? Anyone in the comment section who has solved this question? So देखो obviously यार आपको attempt तो करना ही पड़ेगा, है ना. अब देखो बैठे बैठे तो कोई कॉन्सेप्ट आएगा नहीं कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट सिर्फ देखते रहिए और वो आपके दिमाग में आ जाएगा. एटलीस्ट मैथमेटिक्स तो ऐसा नहीं है. You have to practice, you have to solve a lot of questions, then you will get the command on certain topics that ultimately increases your concepts and it gives you a lot of clarity in the basics. So basics करने का मतलब ही यही है कि आप ये questions practice करिए, इसमें थोड़ा सा brainstorming करिए, then only the purpose of these sessions are served. अगर आपको कोई DPPs दी जाती है, कोई problems दी जाती है तो उसको आप practice करिए, सिर्फ मांगने से नहीं होगा. You only need things. आप बोलोगे DPP दे दो तो दिए 2 question but no one tried these questions. So always try to come out of this particular habit. Okay, अगर कुछ दिया जाए तो उसको प्रैक्टिस करो, लेके रखने से कुछ होगा नहीं. DPP भी रख लो, नोट्स भी रख लो, सारी चीज़ें रख लो, बट सॉल्व कुछ मत करो. सो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे. ओके, चलो देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं. सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू कैन डू, यू कैन एटलीस्ट थिंक दैट अगर मैं इसको क्या मान लूँ t, क्योंकि ये दोनों में कॉमन दिख रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x. सो आई कैन राइट दिस थिंग एज t प्लस 3 t minus 2 minus 50. Why minus 50? Because yesterday also I told you that in all the cases the inequality should always be less than or equal to 0. So you can very easily simplify this thing. This will become what? 3t square plus 3t minus 2t. So this becomes t and this will become minus 6 minus 50 less than or equal to 0. So this ultimately comes out to be t square plus t minus 56 should be less than or equal to 0. अब यहाँ से अगर आप देखेंगे सो यू कैन कंसिडर, अच्छा इसके फैक्टर सबको समझ आ रहे हैं? आई थिंक एवरीवन कैन कंसिडर द फैक्टर. इट विल बिकम t प्लस 8 इंटू t माइनस 7 एंड इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0. यस और नो? अगर आप इसके फैक्टराइजेशन करेंगे इट इज़ वेरी इजी टू फैक्टराइज दिस थिंग. दिस बिकम्स t प्लस 8, दिस बिकम्स t माइनस 7, t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 8t माइनस 56. दिस कम्स आउट टू बी योर expression that you need. After that what you can do, you can again put your values of x square minus 6x there. So this equation becomes x square minus 6x plus 8. Second becomes x square minus 6x minus 7 less than or equal to 0. Now this factor becomes very easy and both this factorization can be done in a very simpler manner. चलो इसका भी factorization कर ही लो. This will become your x minus 4, x minus 2 and I think this should become your x minus 7 x plus 1. This should be less than or equal to 0. Now you can find out the critical points and you can calculate the answer that you need. What will be the critical points? It will become minus 1. Apart from minus 1 again it will become 2. This becomes 4. This becomes 7. So any of these answers will match. This becomes plus minus plus minus plus. देख लो -1 से 2 वाला कोई ऑप्शन है? एक ऑप्शन है -1 से 2, एक है आपका 4 से 7. सो विच ऑफ दिस ऑप्शन शुड बी करेक्ट? सी ऑप्शन शुड बी एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके फाइन, कोई बात नहीं. अगर क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है सो कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट आप उसको ट्राई करिए, थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए, उसमें दिमाग लगाइए, कुछ ना कुछ तो आएगा, सही गलत थोड़ा सा तो दिमाग चलेगा. तो अल्टीमेटली यही आपका होना चाहिए कि थोड़ा सा दिमाग आपका चलना चाहिए, थोड़ा सा एफर्ट आपके एंड से भी लगना चाहिए. करेक्ट? सो दिस वॉज इट अबाउट इनइक्वालिटी. Now the inequality is not a chapter or the function is not a chapter, it is basically a tool. If you understand how to calculate the inequality, then actually we can understand the function. We will study the different functions. Someone was asking about the mod x graph, so we will completely understand the modulus functions in a separate session. We will completely understand
greatest integer function in a separate session. So all those things we are going to study in lot of details, so that we have complete command on the at least calculus part. Okay, so now the next thing is that we are going to study is your functions. After inequality we are going to study the functions. Again, let me repeat you the objective of these sessions. The objective of this session is to give you the basic concepts of the mathematics which will be used in your engineering, in your कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग. तो ये सारी ब्रांचेस के लिए हैं. ईदर यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और एनी अदर ब्रांच, you can follow these lectures and you can get your basics right for the mathematics. Okay, so now let us try to discuss about the functions. तो पहले एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं फंक्शन का मतलब क्या है, तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा. इस सेशन में जनरली हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं फंक्शन एंड डोमेन के बीच का रिलेशन. व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज डोमेन, को डोमेन, रेंजेस एंड ऑल. तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. तो देखो ये एक डायग्राम के थ्रू आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं कि व्हाट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन. अब देखो यहाँ पे आप यहाँ से एक चीज़ समझिए. सपोज आपके पास कोई मिक्सर है, सपोज यू आर हैविंग दिस मिक्सर. ओके, अब इसमें इस मिक्सर में अगर आपने मैंगो डाला तो ऑब्वियसली ये किसका जूस देगा, मैंगो जूस. अगर आपने इसमें वाटरमेलन डाला सो ऑब्वियसली ये किसका जूस देगा, वाटरमेलन का. एंड इफ यू हैव पुट ऑरेंजेस इन दिस सो इट विल गिव यू द जूस ऑफ ऑरेंज. So what you can understand from here is that the mixer is same. मतलब ये है कि किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम को, किसी भी पर्टिकुलर एक वर्किंग फंक्शनैलिटी को ऐसा नहीं है कि आप कोई भी इनपुट दे सकते हैं. एनी पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी, एनी पर्टिकुलर इनपुट बिहेव्स एज अ एनी पर्टिकुलर फंक्शन और एनी पर्टिकुलर इनपुट. इज इट स्टिल बफरिंग? I think it should be fine now. Okay, let me proceed. So what I'm trying to tell is that for any function, for any functionality, for any system, it is not always desirable that you can put all the possible inputs. For any functionality, for any system, there is a certain set of inputs which it can take, then only it can generate some outputs. So as long as the functions are concerned, the functions will have certain parameters that you can give a certain amount of inputs. That certain amount of inputs can be considered as the domain. सो कोई भी फंक्शन कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं ले सकता. आप उसको कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ही दे सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ इनपुट्स ही दे सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट विल जनरेट सम सॉर्ट ऑफ आउटपुट और इट विल टेक सम सॉर्ट ऑफ आउटपुट वैल्यूज. तो जो आउटपुट वाली वैल्यूज आती है उनको जनरली हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसको हम लोग रेंज से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ये सारे के सारे आपके इनवैलिड आउटपुट्स हैं. इसका मतलब दीज इनवैलिड आउटपुट्स कैन नेवर बी द पार्ट, सॉरी दीज आर इनवैलिड इनपुट्स. So all these invalid inputs can never be the part of the domain. Okay, so let us try to understand the next things on the basis of the function. Okay, so again the same thing we are going to discuss about the function. तो मैं function की आपको एक simple सी definition बताता हूँ. Let us try to understand that definition. What is the function? On a very vague basis, though this definition is not absolutely correct definition, but still if we talk about a function, then function is a dependent variable which depends on one or more independent variable. Suppose I have to write like this. Suppose I have to write a mathematical expression like this. बहुत ध्यान से समझना, एक बार में समझ आ जाएगा. अगर जैसे जैसे आप यहाँ पे x को चेंज करते जाएंगे, as x changes, so obviously this f of x will change. And what is this f of x? It is nothing but your function. So it is nothing but your function. So function in itself is what? A dependent variable. So this f of x in itself is the dependent variable which is depending upon the independent variable which can be called as your x. So this x becomes your independent variable. So this is a very vague definition. Remember, for a function to be a dependent variable which depends on one or more independent variable, this is very vague definition. तो ये मैंने function का जो relation लिखा हुआ है इसको पहले अपने दिमाग में थोड़ा सा बिठा लो. जैसे जैसे x बदलते जाओगे ये f of x भी बदलता जाएगा. इसका मतलब इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अगर आपने चेंज करा तो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से ये f of x वाला वेरिएबल चेंज होगा जो कि डिपेंड कर रहा है x पे. So that is why the name comes dependent variable and independent variable. So hopefully everyone is understanding till now. अब देखो बात आती कुछ अलग से डेफिनेशंस की. तो यहाँ पे देखो कुछ अलग से डेफिनेशंस की बात कर रहा है वो. इट इज टॉकिंग अबाउट सम डोमेन, कोडोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन. So suppose you are having some function y is equal to fx. Okay, so in this y is equal to fx you can give some inputs. What is the meaning of input? So the meaning of input becomes what? x. मतलब जैसे जैसे x चेंज करते जाओगे ये y is equal to fx equal to x square चेंज होता जाएगा. yes or no? अब देखो यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे -2 पुट करा तो ये -2 का स्क्वायर कहाँ पे मैप कर रहा है? 4 पे मैप कर रहा है. आपने +2 पुट करा,
ये +2 का स्क्वायर कहाँ पे मैप कर रहा है, 4 पे मैप कर रहा है। सिमिलरली ये -1 को कहाँ पे मैप करेगा, 1 पे मैप करेगा। एंड सिमिलरली ये 0 को कहाँ पे मैप करेगा, तो 0 की मैपिंग अगर आप देखेंगे सो इट इज मैपिंग दिस 0 to 0। एंड व्हाट अबाउट दिस +1, दिस +1 इज ऑल्सो बीइंग मैप टू +1। अब यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज ऑफ द फंक्शन। डोमेन मैंने पहले बताया, जो आप पहले दे रहे थे उसको मैंगो दे रहे थे, ऑरेंज दे रहे थे और वाटरमेलन दे रहे थे, विच मीन्स द रेंज ऑफ पॉसिबल इनपुट्स or the possible input a function can take. So these are the possible input which this particular function can take. So this becomes the part of your domain. अब ये डोमेन पुट करने पे फंक्शन आउटपुट क्या क्या देता है वो आपका हो जाता है रेंज। बट यहाँ पे एक और वर्ड आपको दिख रहा होगा विच इज कोडोमेन। तो कोडोमेन समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोडोमेन। जब भी देखो आपकी ऐसे मैपिंग होती है, आप इसको बोल सकते हो दैट दिस इज योर सेट वन। सेट वन का मतलब सम इनपुट्स विच इज हैविंग, और आप इसको बोल सकते हैं सेट टू। अगर सिर्फ इस मैपिंग के बेसिस पे हमसे पूछा जाए कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैपिंग व्हाट इज द डोमेन, व्हाट इज द रेंज एंड व्हाट इज द कोडोमेन, तो मैं सबसे पहले बोलूंगा व्हाट इज डोमेन। ध्यान से समझना। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैपिंग आई विल से द डोमेन इज x बिलोंग्स टू -2 -1 0 1 2। So on the basis of this mapping, these are the possible values of x which I am putting it here. What is the range? Range means आपने जो भी input लगाया, on the basis of that input what are the possible outputs that we can consider. तो range अगर आप यहाँ से consider करेंगे तो range की value आ जाएगी function की value itself, and the functional value is coming out to be 0 1 and 4. These are the functional values. उसके अलावा भी अगर आप आउटपुट में देखेंगे तो दो एक्स्ट्रा वैल्यूज आपको दिख रही। अगर मैं सेट 2 के सारे एलिमेंट्स कंसिडर कर लूँ, सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज योर कोडोमेन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोडोमेन? All the possible values of set 2 which might be some part of range can be called as the codomain. तो codomain की definition क्या हो गई? What is the definition of the codomain? The definition of the codomain becomes all the possible values of set 2. All the possible values of set 2 can be called as the codomain. All the possible values of set 2 cannot be the part of the range. तो अगर मुझे थोड़ा सा बड़ा सबसेट बनाना हो तो मैं ऐसा बोलूंगा कि in general you can say your range can be the subset of what? Range can be the subset of x. जब भी range की बात करेंगे then you will talk about that the possible तो जब भी आप रेंज की बात करेंगे, रेंज का मतलब all the possible values of output, all the possible values of y equal to fx given the values of x. And what is your codomain? Codomain means all the values of set 2 or all the values which a function can take, भले ही आपके वो डोमेन का हिस्सा हो या डोमेन का हिस्सा ना हो। तो होपफुली यहाँ तक आपको सारे पॉइंट समझ आ रहे हैं। अब आपको ये पॉइंट समझ आना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ फंक्शन। तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो इफ यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज 3 पॉइंट्स, देन आई कैन मूव फॉरवर्ड एंड वी कैन डिस्कस अ लॉट मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। आर यू कंफर्टेबल टिल नाउ? सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है। डोमेन का मतलब क्या हुआ? जो भी एक्स अपनी वैल्यूज ले सके वो डोमेन हो गए। और अब जो भी आपने x की वैल्यूज लिखी हुई है यहाँ पे, ये सेट 1 में जो x की वैल्यूज लिखी हुई इनकी करस्पॉन्डिंग जो मैपिंग आ रही है वो रेंज हो गई। अब इस मैपिंग के अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो आपके सेट 2 में प्रेजेंट हैं, तो वो सारे ही पॉइंट्स को अगर आप कंसिडर कर लेंगे तो उनको आप कोडोमेन बोल सकते हैं। ठीक है, चलो तो बहुत ही बेसिक सा एक डिस्कशन, आई थिंक सब लोग समझ पा रहे हैं। तो मैं रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या क्या समझाया। पहले मैंने बताया व्हाट इज अ फंक्शन। फंक्शन इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल which depends on one or more independent variable. जैसे x चेंज हो जाएगा fx चेंज हो जाएगा। This was very vague definition. Then I gave you the definition of the domain and range. Domain का मतलब क्या हो गया कि जो भी इनपुट पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है। तो यहाँ पे तो इनपुट पॉसिबल वैल्यूज सारी रियल लाइंस की ले सकता है, बट मैं बोल रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैपिंग। अगर कोई मुझे ये मैपिंग बनी बनाई दे दे तो मैं उसको क्या क्या बोल सकता हूँ। अगर ये मैपिंग हमको बनी बनाई मिल गई तो हम बोल सकते हैं ये आपके क्या हो जाएंगे, पार्ट ऑफ डोमेन। अब ये डोमेन जहाँ जहाँ पे मैप होंगे वो पार्ट ऑफ रेंज हो जाएंगे। हो सकता है कि जो आउटपुट वाला सेट हो उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हो जो मैपिंग का हिस्सा ना हो रहे हो, बट वो भी आपके आउटपुट का पार्ट रहेंगे या फिर y इक्वल टू fx का पार्ट रहेंगे। तो वो सारे के सारे सेट 2 के एलिमेंट्स को अगर आप एक जगह इकट्ठा कर देंगे उनको हम बाद में कोडोमेन बोल सकते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर द डेफिनेशन ऑफ द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो फंक्शन को धीरे धीरे हम लोग जनरलाइज कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग जनरलाइज कर रहे हैं फंक्शन को। ये एग्जाम्पल देके तो समझाया है, कौन पूछ रहा है एग्जाम्पल देके समझा दीजिए। ये एग्जाम्पल ही तो था और क्या था ये?
ये एग्जाम्पल से ही तो समझा रहा हूँ। ये देखो, ये -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है। इनकी मैपिंग करोगे, मैपिंग इसकी कहाँ पे हो जाएगी, 0 पे। इसकी मैपिंग कहाँ पे हो जाएगी, 1 पे। 0 की मैपिंग 0 पे, 1 की मैपिंग 1 पे, 2 की मैपिंग 4 पे। तो ये जो सेट 2 इसने हमें बना बनाया दे रखा था, इसमें 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। बट रेंज का पार्ट कौन कौन होंगे? अगर आपने ये डोमेन फिक्स कर दिया तो रेंज का पार्ट हो जाएंगे 0, 1 एंड 4। बट ये 2 और 3 तो कभी रेंज का पार्ट नहीं होंगे ना, अनटिल एंड अनलेस आप यहाँ पे कोई नया एलिमेंट नहीं डालते हो। तो अनटिल एंड अनलेस अगर आप कोई नया एलिमेंट नहीं डालते हो तो ये 2 और 3 मैप नहीं हुए। तो अगर कोई मुझसे रेंज पूछेगा तो मैं बताऊंगा 0, 1, 4। बट कोई कोडोमेन पूछेगा तो आई विल टेल ऑल द एलिमेंट्स विच इज प्रेजेंट इन द सेट 2। वेरी सिंपल। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द फंक्शनल मैपिंग। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, लेट अस ट्राई टू जनरलाइज, लेट अस ट्राई टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। तो अब धीरे धीरे करके हम लोग फंक्शन को भी बहुत ही स्पेसिफिक बना रहे हैं। पहले मैंने बहुत वेग सी आपको डेफिनेशन दी, दैट फंक्शन इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल विच डिपेंड्स ऑन वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बट दिस माइट नॉट बी ट्रू ऑलवेज, बिकॉज द स्ट्रिक्ट डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इज व्हाट विच इज रिटन हियर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन? सो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए दैट व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन। दिस फंक्शन dot ab, which means what you are doing, this function is performing mapping from set a to set b. So it is performing mapping from set a to set b. अब देखो बहुत ध्यान से पढ़ो, इसमें क्या बोल रहा है, is considered as a function if every element in domain set a has exactly one output in codomain। देखो यहाँ पे रेंज बोल रहा है या कोडोमेन बोल रहा है, बोलो। यहाँ पे क्या उसने रेंज वर्ड यूज किया? रेंज वर्ड उसने यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके एक्स वाले या फर्स्ट सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हों जिनकी मैपिंग करने के बाद भी बहुत सारे एलिमेंट्स आपके सेकंड वाले सेट में बच जाएं। तो जो फंक्शन होता है, इट शुड ऑलवेज परफॉर्म द मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए इज कॉल्ड एज डोमेन एंड सेट बी इज कॉल्ड एज कोडोमेन। बट यहाँ पे उसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया है, ये वर्ड मैं आपको फिर से हाईलाइट करके दिखाना चाहता हूँ। ये बोलना चाह रहा है कि इट इज हैविंग एग्जैक्टली वन आउटपुट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जैक्टली वन आउटपुट? इसका सिंपल सी भाषा में मैं बता देता हूँ। आप डोमेन के एक एक एलिमेंट्स के पास जाइए और हर एक एलिमेंट से एक सिंगल एरो निकलना चाहिए। तो इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझते हैं कि कभी भी आपको पता करना हो कि कोई पर्टिकुलर गिवन मैपिंग एक फंक्शन की मैपिंग है या नहीं, या फिर कोई पर्टिकुलर गिवन मैपिंग के थ्रू एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हर एक एलिमेंट के पास आप जाइए और देखिए, वहां से आपको 100% एक एरो निकलता हुआ दिखना चाहिए। करेक्ट? देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी पॉसिबल फंक्शन की मैपिंग हो सकती है, कौन कौन सी नहीं हो सकती। क्वेश्चन में देखो आपको क्या बोल रहा है। इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्किंग दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द फंक्शन यूजिंग मैपिंग टेस्ट। सो दिस इज द मैपिंग टेस्ट। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा पॉसिबल फंक्शन हो सकता है। तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। देखो यहाँ पे पहला एलिमेंट, यहाँ से कितने एरो निकल रहे हैं? एक सिंगल एरो निकल रहा है, ठीक है। यहाँ से आपने देखा एक सिंगल एरो निकल रहा है, यहाँ से आपने देखा एक सिंगल एरो निकल रहा है। इसका मतलब जब भी हर एक एलिमेंट से एक सिंगल एरो आपको निकलता हुआ दिखाई दे, उस केस में आप बोल सकते हैं कि वो मैपिंग एक पर्टिकुलर फंक्शन की मैपिंग को करिस्पॉन्ड कर रही है। यहाँ पे चेक करिए, 1 से एक एरो, 2 से एक एरो, 3 से कोई एरो नहीं निकला। इसका मतलब दिस पर्टिकुलर थिंग और दिस पर्टिकुलर मैपिंग विल नेवर करिस्पॉन्ड अ फंक्शन, विच मीन्स जब भी ऐसी कोई मैपिंग हो रही होगी तो उसको हम फंक्शन नहीं बोलते, बल्कि उनको क्या बोलते हैं? रिलेशंस बोलते हैं। आपने जब 11th 12th में पढ़ा होगा तो शायद आपने सुना होगा कि चैप्टर का नाम ही यही होता था, फंक्शंस एंड रिलेशंस। पढ़ते थे ना हम लोग 11th 12th में। तो यहाँ पे रिलेशंस की बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिलेशंस की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बट फंक्शंस की आगे चल के हमें ज़रूरत पड़ती है सिग्नल्स में। जब आप सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ते हैं तो सिग्नल एंड सिस्टम इज कंप्लीटली एक्सटेंशन ऑफ द कैलकुलस। इफ यू अंडरस्टैंड कैलकुलस वेल, you can very easily understand the signal system which is going to come in the upcoming sessions. Okay, so in this section what you have to understand कि जितने भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं सबसे एक एक एरो निकलना चाहिए, तभी आप बोलेंगे कि ये फंक्शन की मैपिंग हो रही है, which means this mapping corresponds a function but this mapping never corresponds a function। इसका मतलब क्या है मैं वो भी बताता हूँ। यहाँ पे बताना, एक एलिमेंट से कितने एरो निकल रहे हैं? एक। यहाँ से एक एलिमेंट से कितने एरो निकल रहे हैं? आपके 2 एरो निकल रहे हैं। इसका मतलब जो फंक्शन की मैपिंग होनी चाहिए, दैट मैपिंग शुड ऑलवेज बी अ सिंगल वैल्यूड मैपिंग। इट शुड नेवर बी अ मल्टी वैल्यूड मैपिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी वैल्यूड मैपिंग? मतलब यहाँ पे आपने एक एलिमेंट को कितनी जगह पे मैप कर दिया? 2 जगह पे आपने मैप कर दिया। यहाँ पे किसी एक एलिमेंट को मैप ही नहीं किया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस फंक्शन को भी एक जगह मैप किया है, इसको भी एक जगह मैप किया है, इसको भी एक जगह पे मैप किया है। So in case of functions, the mapping should never be multi-valued in nature. What is the meaning of multi-valued? That a particular element of x should be mapped to a single element in the y. तो सिर्फ और सिर्फ इतना बोलने की कोशिश कर रहा है। अब पढ़ लो, वही चीज ये भी बोल रहा है थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में। ये बोल रहा है कि हर एक एलिमेंट
हैज एग्जैक्टली वन आउटपुट इन कोडोमेन, मतलब उसकी मैपिंग हमेशा कैसी होनी चाहिए, द मैपिंग शुड ऑलवेज बी सिंगल वैल्यूड मैपिंग, करेक्ट, एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दीज पॉइंट्स, ओके। तो ये थर्ड वाला भी आपका क्या हो जाएगा, विल इट बी ए मैपिंग और नॉट, ये मैपिंग नहीं होगा। तो आगे से अगर आपको कोई मैपिंग देके पूछे that which of these following mapping represents a function, so you can understand if a single arrow is coming out of every x, then you can say that this will give you what, this will give you the exact definition of the function. same logic यहाँ पे भी करते हैं, graph of the function से check करते हैं that whether a given graph represents a function or not. every graph cannot represent a function, understand carefully, every graph cannot represent a function because function should always give you what, single valued mapping or single valued output. तो ये ग्राफ ऑफ द फंक्शन आई थिंक सबको पता, सब जानते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा, सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर आप बनाएंगे सो यू विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस, ओके, सो दिस इज द ग्राफ यू विल गेट। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये दोनों ग्राफ जो दे रखे हैं, इन दोनों ग्राफ में से किसको फंक्शन बोलेंगे, किसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो ऐसा करके कभी कभी क्या होता है कि आपके सिग्नल में भी क्वेश्चन आते हैं कि किसको सिग्नल बोलेंगे, किसको सिग्नल नहीं बोलेंगे। तो आप देखो यहाँ पे कैसे पता करेंगे कि कौन सा हमारा एक ग्राफ सिग्नल है, फंक्शन है या नहीं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये नोटिस करो कि ये भी एक ग्राफ है एंड इट विल ऑल्सो रिप्रेजेंट अ ग्राफ, सो देयर इज नो डाउट इन दैट बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर ग्राफ, बट अल्टीमेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड आउट ऑफ दीज ग्राफ्स विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर फंक्शन। तो समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें से फंक्शन क्या हो सकता है। फंक्शन के लिए आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत है, आपने ऐसा ग्राफ बना दिया, ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका x। सिमिलरली देयर ऑल्सो यू कैन मेक दिस ग्राफ y स्क्वायर इक्वल टू x, दिस ग्राफ इज ऑल्सो सिंपल। ये बेसिक ग्राफ आई थिंक सबको आते होंगे, नहीं आते होंगे तो आगे मैं आपको ग्राफ वाले लेक्चर्स में ये ग्राफ भी बनाना सिखा दूंगा, बट इट इज़ वेरी सिंपल। आई थिंक दिस इज इवन 8th स्टैंडर्ड ग्राफ्स विच यू कैन वेरी इजीली ड्रॉ। Now, if you have to identify that whether a particular graph is a function or not, very simple thing you can do, you can simply put a vertical line. एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो कहीं पे भी जहां आपका मन कर रहा हो। यहाँ पे आपने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे आपने ड्रॉ कर दिया, ऑब्वियसली आपको वहीं पे ड्रॉ करना वेयर द फंक्शन इज एग्जिस्टिंग। यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बिकॉज देयर फंक्शन इज नॉट एग्जिस्टिंग। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ वेयर द फंक्शन इज एग्जिस्टिंग। अब मुझे बताना इन दोनों में से कौन सा ऐसा ग्राफ है जहाँ पे ये वर्टिकल लाइन उसको 2 बार कट कर रही है। Can you tell me which of these are the graphs where the vertical line is intersecting at least 2 times, so at least more than 1 time? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट आपको कितनी जगह पे मिल रहा है, सिंगल जगह पे, यहाँ पे 2 जगह पे। तो एक ये भी टेस्ट होता है, अगर कोई आपसे ग्राफ दे के पूछे, कोई भी XYZ ग्राफ दे दे और पूछे कि which of these following graphs can represent a function, what is the meaning of function, that your mapping should always be single valued in nature, or when you perform the mapping for every possible x there should be a single value of y। यूनिक की बात नहीं कर रहे हैं बट एक सिंगल मैपिंग होनी चाहिए आउटपुट पे, सिंगल वैल्यूड आउटपुट उसको मिलना चाहिए। तो वर्टिकल लाइन भी देखो सेम ही चीज बता रहा है कि अगर आपने यहाँ पे x की वैल्यू फिक्स कर दी, अगर आपने x की वैल्यू फिक्स कर दी सो यू आर गेटिंग सिंगल वैल्यूड आउटपुट। यहाँ पे क्या बोल रहा है दैट इफ यू हैव फिक्स्ड दिस वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, मल्टी वैल्यू मिल जा रही है। मतलब यहाँ पे जो x इक्वल टू a से एरो निकलेगा वो 2 एरो निकल के जाएगा। अगर आपने यहाँ पे a रखा हुआ है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x से एक वैल्यू तो आपको प्लस रूट a मिल जाएगी, दूसरी वैल्यू माइनस रूट a मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया मैं आपको बताता हूँ। फंक्शन की डेफिनेशन कोई पूछे तो आप क्या बताना, उससे पूछ लेना कि फंक्शन की तुम्हें टेक्निकल डेफिनेशन जाननी है या वेग सी डेफिनेशन बता दूँ। अगर वो बोलता है वेग सी डेफिनेशन बता दो तो उसको बता देना फंक्शन इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल विच डिपेंड्स अपॉन 1 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर वो पूछे एग्जैक्ट डेफिनेशन तो पहले उसको डोमेन, रेंज और कोडोमेन समझाना। डोमेन का मतलब जो भी x पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है, रेंज का मतलब जो भी x की आपने पॉसिबल वैल्यूज लिखी उनके करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स, ये तो हो गया डोमेन एंड रेंज। को डोमेन का मतलब अगर आपने 2 सेट्स बना दिए, 2 सेट्स में x की कुछ पॉसिबल वैल्यू रखी और दूसरे वाले सेट में y इक्वल टू एफ एक्स की कुछ पॉसिबल वैल्यूज रखी और दूसरे वाले सेट में आपने 10-12 वैल्यूज और डाल दी, तो जो दूसरा वाला सेट आपने बनाया था उसमें आपके एक रेंज तो दिखेगी ही दिखेगी। जो एक्स्ट्रा वैल्यूज आपने उसमें डाल दी उन सारी वैल्यूज को अगर आपने इकट्ठा करके लिख दिया तो वो कोडोमेन का हिस्सा हो जाएंगे। मतलब आप जब भी मैपिंग करते हैं सो यू ऑलवेज परफॉर्म द मैपिंग बिटवीन डोमेन एंड कोडोमेन, और आप ऐसा ही बोल सकते हैं दैट रेंज बिकम्स द सबसेट ऑफ अ को डोमेन। इतनी चीज तो समझ आ गई। फिर मैंने आपको टेस्टिंग बताई, कभी भी आपको कोई मैपिंग दे रखी हो, आपसे पूछे कि विच ऑफ दिस फॉलोइंग्स आर द वैलिड फंक्शंस, तो देख लेना हर एक एलिमेंट से एक सिंगल एरो निकलना चाहिए
निकलना जरूर चाहिए, ऐसा भी ना हो कि एरो निकले ही ना। तो जितने भी डोमेन में पॉसिबल वैल्यूज है सबसे एक सिंगल एरो आपका निकलना चाहिए। सेकंड, मैंने आपको बताया कभी कोई ग्राफ आपको दे दे और पूछे कि इसमें से फंक्शन कौन सा होगा, सो यू कैन अप्लाई दिस वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना, इफ इट इज इंटरसेक्टिंग एट मोर देन 1 पॉइंट्स, यू कैन वेरी इजीली से दैट दिस ग्राफ will be validated as your function and this graph will not be a function, though it can still be a relation। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है बट इसको अभी भी आप रिलेशन बोल सकते हैं अगर चाहें तो। ये थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन हुआ। अब चलते हैं हम लोग डोमेन की कैलकुलेशन पे। सो टू अंडरस्टैंड द डोमेन, initially I will give you two concepts, we will solve some questions on that, then we will move on to the some tougher concepts. So initially I would like to give you only questions based upon these things, okay? रैशनल एंड अंडर रूट बाद में और भी करेंगे, बट पहले थोड़ा सा डोमेन का आइडिया ले लेते हैं। रैशनल मीन्स सपोज यू आर हैविंग द फंक्शन इक्वल टू सम 1/x, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर रूट? सपोज यू आर हैविंग द फंक्शन एज अंडर रूट x। सो आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स। अगर मैं यहाँ पे डोमेन की बात करूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन? द मीनिंग ऑफ डोमेन इज दैट all the possible values of x for which your function does not tend to infinity or your function is not undefined। तो यहाँ पे अगर आप fx की बात करेंगे, so what will be the domain of this thing? अब यहाँ पे देखो x की आप क्या क्या possible values रख सकते हैं ताकि आपका fx जो है एक तो undefined ना हो, दूसरा कभी भी complex या imaginary नहीं होना चाहिए। undefined का मतलब it should never tend to infinity। तो यहाँ पे I think x की we can put all the possible values। ये belongs to का साइन, r means real। जो ये मैंने साइन बनाया ये बोलता है कि x सारी के सारे रियल वैल्यूज से बिलोंग करता है या सारी के सारे रियल वैल्यूज ले सकता है। देन x बिलोंग्स टू r, ऑलरेडी आई हैव रिटन। सो विच ऑफ द पॉइंट विच आई शुड रिमूव इट फ्रॉम हियर? आई थिंक दिस 0 पॉइंट आई शुड रिमूव इट फ्रॉम हियर। ठीक है, यहाँ पे बताना x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आप रख सकते हैं। सो आई थिंक यू कैन पुट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x हियर एक्सेप्ट द वैल्यूज ऑफ नेगेटिव x, क्योंकि अगर x नेगेटिव हो गया तो उस केस में आपका कैसा हो जाएगा? इट विल बिकम इमेजिनरी। So your x should not be complex or imaginary, and your fx should not be complex or imaginary, or your fx should never tend to plus minus infinity। तो x की वो सारी वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन आपका डिफाइंड है, it should never go to plus minus infinity, it should never be complex or imaginary, those values can be called as the domain of this particular function। रेंज कैसे निकालेंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट एटलीस्ट डोमेन की कैलकुलेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। सो देयर यू कैलकुलेटेड सम डोमेन्स। ओके, यहाँ तक पॉइंट समझ आया? क्लियर? ओके, हाँ, 0 to इन्फिनिटी, जिसमें 0 भी इंक्लूडेड रहेगा, ये बात याद रखना, इसमें 0 इंक्लूडेड रहेगा। ओके, बिकॉज वी कैन ऑल्सो पुट 0 हियर, सो दिस 0 विल ऑलवेज बी इंक्लूडेड। ऐसा मत बोल देना कि 0 को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस ऑन द कैलकुलेशन ऑफ दिस डोमेन एंड रेंज। तो देखो, कई लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ डिफरेंशिएशन पढ़ा दीजिए सर, डिफरेंशिएशन डायरेक्ट पढ़ा दीजिए। तो जब आप डिफरेंशिएशन भी पढ़ना चालू करेंगे ना, तो डिफरेंशिएशन के केस में भी आपको हमेशा डोमेन और रेंज की ज़रूरत पड़ेगी। सो यू विल ऑलवेज नीड दिस डोमेन एंड रेंज इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑल्सो। ओके, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, so that we can have some basic idea regarding this. So your function is given like this: fx equal to 2x upon x square minus 4. You have to find out the range of this particular expression. So this expression is given to you. You have to find out the range of this thing. तो आप क्या करेंगे? आपने देखा ये rational inequality है. In case of rationality, you do not want your denominator to become equal to 0. So what you will do? You will remove those points for which this x becomes 0. So we will find out the denominator. This is your denominator polynomial, x square minus 4 equal to 0. What are the possible values of x? It is plus minus 2. So you will say that there you can put all the values of x you want. You can put all the values of x you want except the values of 2 and minus 2. तो कल भी मैंने बताया था what is the meaning of this curly bracket. Whenever you put this curly bracket always gives you the idea that you can consider all the possible values of r, सिर्फ उसमें से 2 और माइनस 2 निकाल देना। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट का मतलब सबको समझ आ रहा है। तो होपफुली एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दिस कर्ली ब्रैकेट। चलो मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो गिवन यू लाइक दिस। ओके, सो fx इज गिवन यू like this: x square minus 1 upon x into x minus 1. Okay, so you have to tell me the answer of this question. What should be the answer of this question?
वेटिंग फॉर योर आंसर्स। हाँ, सब कुछ कवर करेंगे यार, कंप्लीट मैथमेटिक्स विल बी कवर्ड, ऑल द बेसिक्स विल बी कवर्ड विच इज़ नीडेड इन द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। सो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पहले उनकी थ्योरी डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, आफ्टर दैट वी विल कम ऑन टू द numerical portion. So most of the times we will be dealing with the questions and for the very less time we will be developing the concepts of a particular type, क्योंकि मैथमेटिक्स में जितने ज़्यादा questions लगाओगे उतनी ही ज़्यादा आपके concepts develop होते चले जाएंगे. Very quickly, what is the answer of this particular question? In this question it is asking you about the domain. So what is the domain of this function? R minus 0. Someone is saying R minus 0. Okay, anyone else? R minus 0, R minus 0. Okay. ठीक है, चलो चेक करते हैं. Let us try to understand this thing. So in this question what you can say, you can write your fx equal to x square minus 1 upon x into x minus 1. So this x square minus 1 can be written as x minus 1, x plus 1 upon x into x minus 1. अब आप क्या करोगे, यहाँ पे x minus 1 कैंसिल कर देंगे और वहीं पे हो जाएगी आपकी गलती. You should never cancel a factor in case of finding a range. Why can't you cancel these factors? Because you do not know whether the value of this x minus 1 and x minus 1 is 0 or non-zero. If the value of this x minus 1 becomes non-zero, you can cancel it out. But if it is 0, then you cannot cancel it out, because अगर मैं आपसे पूछूं कि x by x की value क्या है, so it is not always 1. When it will not be 1? When both these x's become 0. So this becomes your 0 by 0 format if I put limit x tending to 0. Okay. So if I put limit x tending to 0, in that case, it will not be 1, which is written here x by x immediately. You cannot cancel it out every time. You have to first of all consider that this is the ratio of 0 by 0. So whenever the ratio of 0 by 0 comes, you cannot cancel this 0 by 0, because this comes under the category of the indeterminate format. Okay, so this becomes indeterminate. Correct. So whenever you are calculating domain of a particular function, never cancel any factor, because you do not know that whether that particular factor is finite or it is 0 by 0 form or whatever is the format. So this is the thumb rule of finding a domain. You should never cancel a factor which is having the common term in input and output. So never cancel them. Then this becomes your polynomial. In case of polynomial, आप बोलते हैं कि जो भी domain होगा वो सारी की सारी real values ले लेगा except the values at which it is going to infinity. So this x becomes r, and इनमें से कौन से दो पॉइंट्स निकाल देंगे? We will remove these points of 0, 1. Are you getting this point or not? तो आगे से ये गलती मत करना. जब भी आपके कोई फैक्टर कैंसिल हो रहे होंगे किसी डोमेन में, नेवर कैंसिल दोज फैक्टर्स. यू कैन नॉट कैंसिल दोज फैक्टर्स बिकॉज यू डू नॉट नो वेदर दैट पर्टिकुलर फैक्टर्स विल बिकम फाइनाइट बाय फाइनाइट और इट माइट बिकम 0 by 0 फॉर्मेट. क्योंकि अगर आप x की वैल्यू रियल ले रहे हो, x की वैल्यू अगर आपने रियल ले ली, मतलब आपने x इक्वल टू 1 भी अलाउ कर दिया. तो अगर आपने x इक्वल टू 1 अलाउ कर दिया, सो उस केस में ये 0 by 0 का फॉर्मेट बन जाएगा. और 0 by 0 के फॉर्मेट के केस में आप डायरेक्टली कैंसिल आउट नहीं कर सकते. यू शुड अप्लाई द एल हॉस्पिटल रूल और वॉट एवर, बट यू कैन नॉट डायरेक्टली कैंसिल आउट दोज फैक्टर्स. करेक्ट. ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज आस्किंग योर एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 upon x minus 5. Okay, so this is the question. In case of under root, what is the first thing that should come in your mind? The first thing that should come in your mind is that whatever is written inside this under root, this has to be always greater than or equal to 0. And if it is greater than or equal to 0, I think every one of you will agree with the fact that it becomes the question of a wavy curve. Yes or no? So this is a very simple question of a wavy curve. Again, you will draw this thing. It will become minus 2 closed, 2 filled, 5 open. All the powers are odd, so you will write plus minus plus minus. What will be the value? So you will need the value where x belongs to minus 2 to 2 union 5 to infinity. Is it correct or not? ठीक है, किसी ने आंसर दिया? ओके, नो प्रॉब्लम. एटलीस्ट सबको समझ आना चाहिए. इफ़ यू आर नॉट एबल टू गिव द आंसर, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस, बट एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टैंड दैट दिस विल बिकम द क्वेश्चंस ऑफ द वेवी कर्व. उसके बाद तो बहुत आसानी से
कहाँ पे ओपन सर्कल लगाना, कहाँ पे क्लोज लगाना, एवरीथिंग यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड। ओके, पर कोई पॉइंट मिस नहीं करना, जहाँ पे सर्कल्स आपके भरे हुए ना वो पॉइंट जरूर हिस्सा होने चाहिए आपके फाइनल डोमेन का या फाइनल एक्स की वैल्यूज का। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडिटर्मिनेट एंड अनडिफाइंड? देखो अनडिफाइंड और इनडिटर्मिनेट में डिफरेंस ये होता है दैट इनडिटर्मिनेट मीन्स, देखो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। इनडिटर्मिनेट मीन्स फाइनाइट but not certain, finite but not certain. For example, if I ask you what is the value of sin x as x tends to infinity, मैं यहाँ पे indeterminate form की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान देना। I am not talking about the indeterminate form. I hope you are asking the difference between indeterminate value and undefined value. Yes or no? So on the basis of that I am giving you this definition, है ना। मैं indeterminate form नहीं बता रहा हूँ तो उससे इसको confuse मत करना। I am giving you the definition of indeterminate value. What is the meaning of indeterminate value? Indeterminate means finite but not certain. For example, if I ask you what is the value of sin x at x tending to infinity, तो आप बोलोगे कि पता नहीं क्या होगा वैल्यू, बट जो भी होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा। So is it finite? I think it is finite. Yes, but it is not certain. आप ये नहीं बोल पा रहे हो कि sin x की वैल्यू exactly 1 होगी, exactly 1/2 होगी, exactly -1/2 होगी, 0 होगी, -1/2 होगी, -0.9 होगी, 0.9 होगी, whatever. You are not sure about this. So whenever you talk about indeterminate value, it means the value is going to be finite, but it is not certain. For example, in case of unit step function, if you have ever studied the unit step function, so in case of unit step function also, if I draw the graph, this is the graph of the unit step function. ये देखो, ये ग्राफ हो गया आपका यूनिट स्टेप फंक्शन का। तो अगर कोई मुझसे पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन एट t इक्वल टू 0, so if someone asks me what is the value of this unit step function at t equal to 0, so what I will say, exactly at t equal to 0 I know that the value has to be between 0 to 1. This value has to be between 0 to 1, but which value should I take? I do not know. So whenever you have jump type of discontinuity, all those values basically represent your indeterminate values. So I think I am making it clear that I am explaining indeterminate value and undefined value. What is the meaning of undefined value? So if I ask you what is limit t tending to 0 1 by t, so this tends to what? Infinity. So whenever anything which is approaching to infinity, it can be called as undefined value. Okay, and what is indeterminate form? That we will study in the limit concept. Whenever we are going to study the limit concept, in all those cases we will discuss about the indeterminate form of a limit calculation. तो वो indeterminate forms अलग होती हैं, indeterminate value और undefined value के बीच का difference ये होता है. Hopefully you have got the answer, correct? तो जो लोग 1/2 बता रहे हैं 1/2 आंसर करेक्ट नहीं होता है. 1/2 इज नॉट द करेक्ट आंसर एग्जैक्टली एट t इक्वल टू 0. वो आंसर आप निकालते हैं बाद में गिब्स फिनोमिनन यूज करके, अप्रॉक्सीमेशन लगा करके. बट एग्जैक्टली इफ समवन आस्क्स यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन एग्जैक्टली एट t इक्वल टू 0, यू विल से इट इज indeterminate. Always the best answer is indeterminate, because you know that this particular value is going to exist between 0 to 1, but which value should I take? I do not know. Later on Gibbs came, he told that if you take the value as 1/2, that will also do, because he approximated these functions, and with approximation he calculated that approximately at t equal to 0 your value should be the average of the preceding and succeeding. So this is the average of the preceding and succeeding. Preceding कितना है 0, succeeding कितना है 1, दोनों का एवरेज लेके उसने 1/2 बता दिया. ठीक है, तो अगर कोई यूनिट स्टेप की पूछता है t इक्वल टू, या किसी भी जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी पे पूछता है कि उसकी वैल्यू बताओ, सो एट एवरी जंप टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी यू विल से द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑलवेज इनडिटरमिनेट. देन लेटर ऑन यू कैन टेक दैट इफ अकॉर्डिंग टू गिब्स वी हैव टू कंसिडर, वी कैन टेक द एवरेज ऑफ द प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग वैल्यू. जैसे कि मान लो सिग्नम फंक्शन, इफ समवन आस्क्स यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्नम फंक्शन एट t इक्वल टू 0, your first option should always be indeterminate, that exactly at t equal to 0 it is between -1 to 1, but which value should I take? I am not sure. But if I apply the Gibbs phenomenon at that point, then the approximate value you can take it as the average of preceding and succeeding, which is the average of 1 and -1, which is eventually becomes 0. Correct? Okay. हाँ ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया, एंड आई थिंक टाइम भी हो गया है.
चलो फिर अगली क्लास में और इस सेशन को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग लेके आएंगे। कल की क्लास बहुत मज़ेदार है। अगर आज की क्लास में आपको मज़ा आया तो कल की क्लास में दुगना मज़ा आएगा, क्योंकि कल की क्लास में 4 ऑप्शंस भी रहेंगे आपके लिए। तो 4 ऑप्शन रहेंगे, पूरी की पूरी क्लास में डोमेन 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 चलता रहेगा। लास्ट में थोड़ा सा रेंज पे आ जाएंगे और उसके बाद असली फंक्शन स्टार्ट करेंगे, वेयर वी हैव टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स। सो दैट ग्राफिकल क्लास is going to be very interesting class. We will discuss about different graphs. We will try to understand the domain, range, different possibilities of the graphs. So that is very interesting in itself. We are going to discuss that thing. Okay, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। अच्छा, 10:15 पे अभी एक सेशन है यार, सो सेशन में सबको आना है। काफ़ी अच्छा सेशन है वो, बिल्कुल इनफॉर्मल सेशन है वो। तो वहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड वी विल एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। जितने भी लोग, मैंने बार बार अभी बोला कि अब देखो आपका सिलेबस भी ऑलमोस्ट आईटी ने डिसाइड कर दिया है। अगस्त के बाद सितंबर आते ही आपके गेट का फॉर्म भी आ जाएगा। अगर अभी तक आपने सीरियसली एग्जाम को नहीं लिया, अगर आपको लग रहा है अगले साल देंगे, तो मेरी सलाह मानो यार, एज ए एक्सपीरियंस्ड टीचर एंड एज ए एक्सपीरियंस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने में भी मेरा एक्सपीरियंस रहा। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैंने क्रैक किए हैं। तो एज ए एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी अनसर्टेनिटी होती है यू शुड नेवर बैक आउट। जहाँ पे भी अनसर्टेनिटी होती है वहाँ पे चांसेस एज अ फ्रेशर हमेशा ज़्यादा होते हैं क्रैक करने के एग्जाम एज कम्पेयर टू द एक्सपीरियंस पीपल। तो जो 5 महीने बचे हुए हैं उसमें ये मत सोचो कि 5 महीने बाद कितनी तैयारी होगी तो एग्जाम दे पाएंगे। तैयारी में लग जाओ, जितनी भी तैयारी होगी देखा जाएगा। जितनी भी तैयारी होगी कम से कम 5 महीने अपना जी जान लगा देते हैं। अगले साल का वेट करने से अच्छा, फ्रस्ट्रेशन में रहने से अच्छा, ये देखते रहने से अच्छा कि मेरा पड़ोसी तो यार तैयारी कर रहा है, मैं तो बैठा हुआ हूँ, फिर अपने दिमाग को समझाओगे कि नहीं यार चलो अगले साल अच्छे से तैयारी करके दे देंगे, फाइनल ईयर में बेस्ट शॉट दे देंगे। बट यार वो कभी होता नहीं है। अगले साल आपके ऊपर डबल प्रेशर आ जाएगा। तो अभी से लग जाओ। अपने पड़ोसियों को मत देखो कि किसके कितने सब्जेक्ट हो गए, किसके कितने सब्जेक्ट छूट गए। आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में है। आपकी डेस्टिनी आपके हिसाब से फिक्स होगी, आपके पड़ोसी के हिसाब से नहीं। तो अभी अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, आपको लगता है कि वी आर टीचिंग यू द गुड कॉन्सेप्ट्स, we can give you the proper guidance, then only come on to the plus. If you do not trust us, if you still haven't gained faith in us, then maybe I'll not force you to come on to the plus. But पिछले 3-4 महीनों से अगर आपको लग रहा है that we are giving constant inputs, constant efforts to give every student, every engineer some sort of hope that they can also do something in their life, no matter what, which background they belong to. तो आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आप हमेशा सक्सेसफुल हो सकते हैं, प्रोवाइडेड आप डिसीजन हमेशा अच्छा लीजिए। ओके, सो इफ यू हैवंट कम ऑन टू द अनअकैडमी प्लस यार, आई डोंट थिंक देयर इज एनी रीजन नाउ लेफ्ट टू कम ऑन टू द अनअकैडमी प्लस। वी आर गिविंग यू एवरी पॉसिबल थिंग दैट इज नीडेड टू यू टू सक्सीड द एग्जामिनेशन। सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है मैं बहुत जल्दी आपको बता देता हूँ। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेने जाओ यार, पहले तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मन बना चुके हो, तो सबसे पहले तो आप अनअकैडमी लर्नर ऐप तो रखो ही, बिकॉज अनअकैडमी लर्नर ऐप में आपको बहुत सारी स्पेशल क्लासेस मिलती हैं, बहुत सारे टीचर्स की गाइडेंस मिलती है वहाँ पे। अब तो बहुत सारे अच्छे अच्छे सेशंस भी होने लगे, अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल सेशंस तो बहुत सारे गाइडेंस वाले सेशन भी होते हैं। लर्नर ऐप डाउनलोड करो और वहाँ पे मुझे जाके फॉलो करो। आप गेट एंड ईएससी कैटेगरी चूज़ करिए, गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करिए। जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने पेमेंट पेज आ जाएगा। पेमेंट पेज में आज मैं ये नहीं बताऊंगा कि पेमेंट आपको कितना करना है, मैं बस आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने ये कोड यूज़ किया देन यू आर टेकिंग मी एज योर मेंटोर, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस पूरी तरीके से मिलेगी, मेरा पूरा का पूरा पर्सनल सपोर्ट रहेगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व ऑल ऑफ योर क्वेरीज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल द वेरी एंड। सो माई कंप्लीट टीम विल हेल्प यू। आप अंकित सर का गाइडेंस चाहते हैं, आप कामेश सर का चाहते हैं, आप किसी का भी गाइडेंस चाहते हैं, पूरी की पूरी कंप्लीट टीम एज ए होल आपकी पूरी मदद करेगी। आपको अपने एंड का एफर्ट लगाना है, सिर्फ अपने एंड का एफर्ट लगाना ही आपके लिए बचा हुआ, बाकी सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप देखो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो या आफ्टर यूजिंग दिस कोड, तो जो आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट आ जाएगा वो तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कितना आ जाएगा। बट अगर आप इसकी पर डे कॉस्टिंग निकालोगे ना, सो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 60 रुपीज़ पर डे, विच इज़ आई डोंट थिंक कि सक्सेसफुल होने के लिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट है, दैट टू इन दिस फेज। अगर इस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, अगर ये सब्सक्रिप्शन फी ज़्यादा भी होती तो भी आपको लेना पड़ता, बिकॉज in this case you do not have much option, but still the fees is kept in such a way that every category of students can afford it. अगर आप 2 साल का लेते हैं, so this will cost you 36 rupees per day। सिर्फ इतनी ही सब्सक्रिप्शन फीस आपको लग रही है, और पूरी की पूरी टीम के क्रेडेंशियल शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑल इंडिया रैंक 1 भी आपको यहाँ पे पढ़ा रहा है, आपको IT MTech से, जिसने VLSI में MTech कर रखा है, ही इज टीचिंग यू EDC एनालॉग।
someone who is cracked ESC examination, he is teaching you the EMFT and combination. So I don't think कि आपको credentials बताने की ज़रूरत है, आपको वर्क एथिक बताने की ज़रूरत है. मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा भी कुछ बताने की ज़रूरत. और जो लोग इकट्ठे पे नहीं करना चाहते उनके लिए 2 ऑप्शंस और हैं यार. EMI ऑप्शन, आप ज़ीरो कॉस्ट EMI पे ले लो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आप डेबिट कार्ड से ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं, ज़ीरो कॉस्ट. 12 मंथ की EMI में कन्वर्ट करा लो. मंथली आपको कुछ 1000-1500 की सब्सक्रिप्शन फ़ी पे करनी पड़ेगी, विच आई थिंक यू कैन वेरी इजीली पे. ओके, आफ्टर दैट इफ़ यू हैव एनी डाउट लेफ्ट स्टिल, कोई भी डाउट अगर आपको रह गया है तो ये नंबर मैं बार बार आपको देता हूँ, ये नंबर आप सेव कर लो अपने फ़ोन में. कोई भी क्वेरी आती है, कुछ भी आपको लगता है कि मुझे पूछना है, इस नंबर पे आप बेहिचक कॉल करिए और जितनी क्वेरी पूछनी है क्वेरी पूछिए. क्वेरी आपकी सारी रिजॉल्व होनी चाहिए. सब्सक्रिप्शन आप लो नहीं लो वो सब बात की बात है, पर कोई भी क्वेरी आती है, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, 5 महीने में तैयारी कैसे करनी है, चेंजेस क्या क्या हो गए, कुछ भी आपको पूछना है, बेहिचक ये नंबर मिला दो. जो भी डाउट आपको पूछना है इस नंबर पे पूछिए. ठीक है, चलो 10-15 पे मिलते हैं. 10-15 पे पहले आके हम लोग एक कहानी सुनते हैं 10-15 पे, और उस स्टोरी के बाद फिर सेशन स्टार्ट करते हैं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन, सब लोग आइए उस सेशन में, उस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं. सो बिकॉज वी आर अप्रोचिंग टू द वीकेंड, सो दिस टाइप ऑफ सेशंस आई यूजुअली टेक एट द एंड ऑफ द वीक. ओके, चलो मिलते हैं 10-15 मिनट में. थैंक यू.